दोस्तों, हमारे चैनल क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आगामी आरएसआईटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड 101 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। देखिए, आपके चार ऑप्शन है, स्कैनर, सॉफ्टवेयर, टेप और प्लॉटर। इसमें सही आंसर है प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कोबोल क्या है? कोबोल कंप्यूटर की भाषा होती है। ये कोई विशेष गेंद, कोयले की राख या नई तोप नहीं है। हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो कोबोल है कंप्यूटर की भाषा। इसका आंसर जो सही है वो है कंप्यूटर की भाषा। अगला क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? इसका सही आंसर है सिलिकॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जनरेशन पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल्व, ट्रांजिस्टर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संसाधन इकाई है? डेटा संसाधन मीन्स डेटा प्रोसेस कौन करता है? आपको पता है फ्लॉपी, रैम और हार्ड डिस्क ये डेटा स्टोरेज डिवाइस है। सीपीयू डेटा संसाधन इकाई है। इसका सही आंसर है सीपीयू। अपना अगला प्रश्न लेते हैं हम, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। ये आपको पता होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एनईए का विस्तारित रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेशन, या इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेटेड एज कंप्यूटर, या इलेक्ट्रॉनिक नंबर इज ए क्रॉसिंग? इसका सही आंसर आपके पास हाईलाइट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार हैं? देखिए, मेन जो सॉफ्टवेयर है उसके जो टू इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको ये याद करना है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में F1 और F2 आदि के नाम से जो कुंजियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है? इनको हम कहते हैं फंक्शन कीज। अगला प्रश्न है आपका, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करने और पढ़ने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर OMR है। आप एग्जामिनेशन में OMR शीट फिल करते हैं जिसपे पेंसिल से हमें राउंड को ब्लैक करना पड़ता है और ये OMR वही है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है? अपने पास ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसका सही उत्तर है प्लॉटर। अगला प्रश्न है, एक किलोबाइट बराबर है? ऑप्शन ए है इसमें 1024 बाइट्स, बी है 1 किलोग्राम बाइट्स, सी है 1000 बाइट्स, और डी है 1942 बाइट्स। तो इसका सही आंसर है 1024 बाइट्स। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डीपीआई का पूरा नाम क्या है? देखिए, डीपीआई का पूरा नाम डॉट पर इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, या दिए गए सभी? तो इसका सही आंसर है डॉट पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है। रैम आपको पता है मेमोरी होती है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, GUI का पूरा नाम क्या है? ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है RSAT एग्जाम में और इसका सही आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लेते हैं, फिर ये एक शॉर्ट फॉर्म पूछी गई है, VoIP का पूरा नाम क्या है?
ऑप्शन ए है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओके इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल या वीडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर है अपना ऑप्शन ए, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। रेलवे टिकट बुक करने के लिए आप कौन सी वेबसाइट का उपयोग करेंगे? आपने कई बार रेलवे टिकट बुक किया होगा और रेलवे टिकट की बुकिंग जो साइट है वो आपको पता होगी। यदि नहीं पता है तो आप यहाँ से याद कर लें। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है आगामी एग्जाम के लिए। तो इसका सही आंसर है आपका www.irctc.co.in। ये रेलवे, भारतीय रेलवे की अधिकृत वेबसाइट है। इस पर जाकर आप टिकट बुक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कंप्यूटर को बूट करने का अभिप्राय क्या है? कंप्यूटर को स्टैंड बाय मोड करना, कंप्यूटर शट डाउन करना, इंटरनेट एक्सप्लोरर शुरू करना या कंप्यूटर स्टार्ट करना। तो सही आंसर है इसका कंप्यूटर स्टार्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल और फोल्डर को स्टोर करता है। आपने कई बार फाइल और फोल्डर को डिलीट किया होगा तो आपने देखा होगा वो फाइल्स कहाँ स्टोर होती हैं? अपनी रिसाइकिल बिन में। तो इसका सही आंसर है रिसाइकिल बिन। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? हम वेब एक्सेस करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर से, तो इसका सही आंसर इंटरनेट एक्सप्लोरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। FTP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है फोल्डर और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फोल्डर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इनमें से कोई नहीं, या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है अपना, DSL का पूरा नाम क्या है? इसमें ऑप्शन ए है डायनेमिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डायनेमिक सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अपना डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने के लिए निम्न में से क्या जरूरी है? मॉडेम, इंटरनेट सेवाएं, वेब ब्राउज़र या दिए गए सभी। जब भी कभी हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो हमें मॉडेम की, इंटरनेट सेवा की, वेब ब्राउज़र, तीनों की ही रिक्वायरमेंट होती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। www का पूरा नाम क्या है? ये आपको याद होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। URL का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट सर्वर से सेवाओं को प्राप्त करने वाला कंप्यूटर कहलाता है। देखिए, जब सर्वर से हम अदर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो उन अदर कंप्यूटर को हम क्लाइंट्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर है क्लाइंट। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन एक शॉर्ट फॉर्म है, ISP का पूरा नाम क्या है? ISP इंटरनेट प्रोवाइड कराने वाली एक सर्विस है, इसलिए इसका नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, government.edu.net आदि एक्सटेंशन को क्या कहा जाता है? तो इनको हम डोमेन कोड्स कहते हैं और ये कोड्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यूज होता है। जिस तरह की ज़रूरत होती है, जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस तरह की डोमेन कोड्स यूज किए जाते हैं। .com एक्सटेंशन किस प्रकार की वेबसाइट को सूचित करता है? तो .com एक्सटेंशन आपकी कमर्शियल वेबसाइट को शो करने के लिए यूज किया जाता है। इनमें से कौन एक प्रकार का प्रोटोकॉल है? देखिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं और सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, TCP/IP। एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश हैं। देखिए, जब भी हमें ईमेल जो संदेश है, जब एक संदेश लिखना होता है तो हम 3 बुनियादी अंश में एक शीर्षक यूज करते हैं, संदेश और फिर
उस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो यहाँ पर अपने 3 हैं, शीर्षक, संदेश और हस्ताक्षर। अगला प्रश्न है इसमें, जब आप कोई पता टाइप करते हैं जैसे http://mkcl.org, तो यहाँ org का क्या तात्पर्य है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ डोमेन कोड्स होते हैं जो अलग 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 ऑर्गेनाइजेशन को शो करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर org का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट। दोस्तों, अपना नया प्रश्न लेते हैं हम। वायरलेस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किस तरह की वेव्स का उपयोग किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, रेडियो चैनल, उपरोक्त सभी। तो वायरलेस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए हम रेडियो वेव का उपयोग करते हैं। सही आंसर अपना है रेडियो वेव। कुछ खरीदने और बेचने के लिए काम में आने वाली वेबसाइट किस कैटेगरी की होती हैं? देखिए, आप सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, तो जनरली हम जो ये सामान खरीदते बेचते हैं, यदि हम इसमें ऑनलाइन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो वो सारा काम हम ई कॉमर्स वेबसाइट से करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ई कॉमर्स वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंटरनेट पर विशेष सूचना से संबंधित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि आप इंटरनेट पर कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो आपको पता है इसके लिए हम सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। अपना नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है। देखिए, हमें अपने डॉक्यूमेंट या पिक्चर्स यदि ये सब स्टोर करना हो, क्लाउड स्टोरेज करनी हो, तो इसके लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया हुआ है। इनमें से कुछ है जैसे गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट वन इन ड्राइव है। ये सभी क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है स्पैम। स्पैम क्या होते हैं? ये ईमेल से संबंधित वर्ड है स्पैम। आप यदि आंसर इसका जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे भेजिए। इसके आंसर है अपना ऑप्शन ए, अनचाहे मेल। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ हुई? प्रधानमंत्री जन धन योजना सरकार द्वारा अगस्त 2014 में शुरू हुई थी और इसमें भारत के हर नागरिक का, जिनका बैंक में कोई खाता नहीं था, उनके खाते खुलवाए गए प्रधानमंत्री जन धन योजना में। वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जब भी कभी हमें वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढना होता है तो हम सर्च इंजन और इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण है। देखिए, आप इसमें स्नैपडील, अमेजन, फ्लिपकार्ट इन सब से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो इसलिए इसका उत्तर है दिए गए सभी। अपना अगला प्रश्न लेते हैं हम, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग होता है? ऑप्शन है इसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, POP3, IMP या HTTP। सही आंसर आपके सामने दिख रहा है, आपको ये रेड हो गया है, इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, विंडोज 10 में यूजर एक से अधिक यूजर अकाउंट बना सकता है या नहीं? ऑप्शन ए है 2 से अधिक अकाउंट बना सकता है, ऑप्शन बी है 1 अकाउंट ही बना सकता है, सी है 2 अकाउंट बना सकता है, उपरोक्त सभी गलत है। तो इसका सही आंसर है 2 अकाउंट बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, फिर से फुल फॉर्म का एक प्रश्न है अपने पास, MOOC का फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन है इसके। ऑप्शन ए है मैसिव ओपन ऑनलाइन क्लासेस, ऑप्शन बी है मास्टर ओपन ऑनलाइन क्लासेस, ऑप्शन सी है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज और डी है कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, राज ई ज्ञान में किस तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध की जाती है? ऑप्शन है पावर पॉइंट और वीडियोस, बी है ई बुक, सी है ई कंटेंट और डी है दिए गए सभी। तो राज ई ज्ञान
उसमें पढ़ाई से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो हमें सभी तरह से उपलब्ध है, जैसे पावर पॉइंट, वीडियो, ई बुक और ई कंटेंट। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए ईमेल बाजार का यूआरएल है। तो उसका यूआरएल है, 4 ऑप्शन है अपने पास। तो सही उसका उत्तर है www.ebazaar.rajasthan.government.in। ये राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया गया बाजार है। अगला प्रश्न है, राज ई वॉलेट को डिजिटल सत्यापन प्रबंधन भी कहा जाता है। यह पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के डैश करने की सुविधा देता है। देखिए, इसमें हम यहाँ पर दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को डिजिटली सत्यापित कर सकते हैं। तो अपना सही उत्तर जो है वो है उत्तर बी, डिजिटली सत्यापन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो इसमें इस बाजार जो है वो राजस्थान सरकार द्वारा चलित स्टार्ट की गई ई कॉमर्स वेबसाइट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड स्टोरेज बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है। देखिए, इसमें ये क्लाउड स्टोरेज से रिलेटेड है और राजस्थान सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया राज ई वॉलेट वो क्लाउड स्टोरेज करता है। अगला प्रश्न लेते हैं, G2C ई गवर्नमेंट में G2C का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों, G2C का जो पूर्ण रूप है वो गवर्नमेंट टू सिटीजन है। आप इसको याद रखें, इनको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। आप इनको देखते रहें और आगामी एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। EPDS के माध्यम से मुख्यतः किस प्रकार के राशन प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए, EPDS इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एक सिस्टम है जिसके माध्यम से आप वीट, शुगर, राइस सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है, EPDS का पूर्ण रूप क्या है। तो इसमें ऑप्शन है ई प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई पब्लिक डिस्पोजल सिस्टम या ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसका सही उत्तर है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगला प्रश्न लेते हैं, राजधरा किस तरह की सेवा है। ऑप्शन ए है अपने पास GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GIS जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और डी है ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। राजमेघ के संदर्भ में SaaS का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर, सर्विस एज ए सॉल्यूशन, नन ऑफ द अबव। तो सही उत्तर आपके सामने हाईलाइट हो रहा है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, आधार कार्ड से संबंधित प्रश्न है। आप सभी के आधार कार्ड बने हुए हैं। आपने देखा होगा आधार कार्ड पर एक नंबर लिखा हुआ होता है। तो ये प्रश्न ये है कि आधार कार्ड संख्या में कितने अंक का होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शंस अपने पास हैं 10, 12, 16 और 8। तो यहाँ पर इसका सही जो उत्तर है वो है 12। आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। SSO का पूर्ण रूप क्या है। स्मार्ट सॉफ्टवेयर ऑफर, सिंगल साइन ऑन, सिंगल साइन ऑफ, नन ऑफ द अबव। SSO का पूर्ण रूप सिंगल साइन ऑन है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। EPDS प्रणाली के संदर्भ में FPS का पूर्ण रूप क्या है। देखिए, FPS का पूर्ण रूप, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। फर्स्ट प्राइस स्कीम, फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है A और B दोनों,
और डी है फेयर प्राइस शॉप। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है फेयर प्राइस शॉप। अगला प्रश्न लेते हैं, एसएसओ सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? देखिए, एसएसओ सुविधा एक बेहतर जवाबदेही होती है, इसमें एक लॉगिन इंटरफेस है और बेहतर पारदर्शिता होती है। तो इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी है, यानी कि हमें ये सारे लाभ एसएसओ सुविधा से मिलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, एसएसओ के माध्यम से नागरिक किन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं? डिजिटल गवर्नमेंट सेवाएं, ऑफलाइन शॉपिंग, प्राइवेट बैंकिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, एसएसओ एक गवर्नमेंट की सेवा है जो डिजिटली प्रोवाइड की जा रही है, इसलिए ये डिजिटल गवर्नमेंट ऐप है या सेवा है। तो इसका सही उत्तर है डिजिटल गवर्नमेंट सेवा। पीएनआर स्थिति ट्रैकिंग का क्या अर्थ है? देखिए, पीएनआर का यूज़ हम अपने रेलवे टिकट के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। 4 ऑप्शन है, जिसमें फर्स्ट आधार कार्ड से रिलेटेड है, दूसरा पैन कार्ड से संबंधित है, तीसरा टिकट की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया अभी कि पीएनआर अपना टिकट से संबंधित है, रेलवे टिकट से संबंधित है, इसलिए अपना ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला लेते हैं, पैन कार्ड आवेदन के लिए अपने बाजार में एनएसडीएल वेबसाइट को खोलें और फॉर्म, हमें कौन सा फॉर्म भरना है इसमें? तो 4 ऑप्शन है, 89A, 39A, 49A या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 49A। हमें फॉर्म 49A को फिल करना होता है, ऑनलाइन फिल करना होता है। अगला प्रश्न अपना है, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल एनवीएसपी से आप निम्न कार्य कर सकते हैं। देखिए, ये एक पोर्टल है जिसमें चुनाव संबंधी नाम खोज सकते हैं, सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं, नए पंजीकरण के लिए अंग्रेजी या हिंदी भाषा में आवेदन कर सकते हैं। ये उपरोक्त सभी कार्य इस राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल से किए जा सकते हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, पैन का पूरा नाम क्या है? आपके पास पैन कार्ड होगा घर में, इसका ये रिलेटेड है अपना अकाउंट नंबर से, इसलिए इसका सही ऑप्शन है परमानेंट अकाउंट नंबर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, आयकर रिटर्न आईटीआर क्या है? देखिए, आयकर रिटर्न जो है वो हम इनकम टैक्स से संबंधित एक रिटर्न है जिसमें हम अपने इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं, और सिर्फ इनकम टैक्स में टैक्स का इनकम का ही भुगतान किया, टैक्स का ही भुगतान किया जाता है। तो अपने पास जो ऑप्शंस हैं उस फर्स्ट ऑप्शन में दिया है इनकम टैक्स और रोड टैक्स, दूसरा ऑप्शन है रोड टैक्स। तो हम इनकम टैक्स में रोड टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं, तो अपना जो सही उत्तर है वो है उत्तर सी। यह एक प्रमाण है कि आपने अपनी इनकम टैक्स का भुगतान किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? देखिए, मतदाता से संबंधित ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर भी मतदाता में ही छुपा होगा। तो इसका उत्तर सी है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस दिनांक 25 जनवरी को आता है और उसी दिन इस सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीपीएस आप जानते हैं कि ये एक पोजीशनिंग सिस्टम है जिससे हम किसी भी चीज़ की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आजकल हम जीपीएस से कोई भी जगह फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, तो आजकल ये हमारे जीपीएस बहुत काम आ रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं, मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा रूप क्या है? 4 ऑप्शन है अपने पास, इलेक्ट्रॉनिक पासिंग डेफिनेशन सिस्टम, बी है इमरजेंसी पर्सनल डिफेंस सिस्टम, सी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कीज़ के बारे में, कंप्यूटर का जब हम प्रयोग करते हैं तो कई बार हमें कुछ शॉर्टकट कीज यूज करनी होती हैं,
जिसमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि आप Ctrl+Z को कब यूज करते हैं या ये किस फंक्शन से रिलेटेड शॉर्टकट की है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, अंडू, पेस्ट, डिलीट और कॉपी। तो इसका सही उत्तर है अंडू। शॉर्टकट की इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें और आगामी वीडियो में जो मैं डालूंगा उसमें भी आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और देख पाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। जब भी डॉक्यूमेंट हम सेव करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन मिलते हैं हमें, सेव एज। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है, क्या दोनों सही हैं या एक भी सही नहीं है। तो आपके सामने आंसर हाईलाइट हो रहा है कि जब हम डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करते हैं तो सबसे सही विकल्प सेव है। अगला प्रश्न लेते हैं, रिक्त स्थान के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट की लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं हाइपरलिंक करना। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, उसमें से सही जो आंसर हुआ है हाइपरलिंक। नेक्स्ट लेते हैं, वर्ड में एक फाइल कहलाती है, वर्ड से रिलेटेड फाइल जो कहलाती है, 4 ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट, डाटाबेस या फॉर्म्स। तो सही आंसर इसका डॉक्यूमेंट है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट से संबंधित रेफरेंस उपस्थित करता है। 4 ऑप्शन दिए आपके सामने, टेबल, क्लिपबोर्ड, इंडेक्स या टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट से संबंधित रेफरेंस उपस्थित करती है। तो सही उत्तर अपना है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अगला प्रश्न है, जब आप होम टैब्स में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंटर में बदल गया है। तो इसका सही आंसर है पेंट ब्रश। ये जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखते हैं तो ये ऑप्शंस हम यूज करते हैं। तो सही आंसर है पेंट ब्रश। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। इसमें है टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस और कैलिब्री, ये किस चीज़ के प्रकार हैं। फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है फॉन्ट। ये डिफरेंट फॉन्ट्स हैं जिनमें हम अपने डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा टैब बाय डिफॉल्ट नहीं होता। तो इसमें सही उत्तर है डिज़ाइन। डिज़ाइन टैब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं शो होता है। तो इस उत्तर को आप याद रखें। अगला प्रश्न है, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम के टाइटल को होल्ड करने हेतु कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब भी कभी हमें किसी वर्कशीट में रो या कॉलम के टाइटल को होल्ड करना होता है तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फ्रीज पेंस कमांड। तो इसका सही उत्तर फ्रीज पेंस कमांड है। इससे हम रो और कॉलम को होल्ड कर लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू या टैब में होती है। तो ऑप्शंस अपने पास है टूल, डाटा, फॉर्मेट या एडिट। तो इसका सही उत्तर है डाटा। अगला प्रश्न लेते हैं, एमएस एक्सेल टूल में कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम में आता है। ऑप्शन ए है कस्टम फिल्टर फंक्शन, ऑप्शन बी है गोल्ड सीक, सी है बूलियन ऑपरेटर और डी है पिवोट टेबल। देखिए, इसका सही उत्तर है गोल सीक। गोल सीक एमएस एक्सेल में अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू गणना करने के लिए काम में आता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है स्प्रेडशीट, साधारण पेपर, वर्कशीट या कोई नहीं। तो आपको पता है जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क करते हैं तो पेजेस को हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। किसी पंक्ति या कॉलम में प्रतिच्छेदन को कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन से अपने पास वर्कशीट, सेल एड्रेस, सेल या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अपना सेल। दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित है वह सेल कहलाता है। ऑप्शन ए है A1,
दूसरा है करंट सेल, तीसरा एक्टिव सेल और चौथा है डीएक्टिव सेल। तो इसका सही उत्तर है एक्टिव सेल। अगला प्रश्न लेते हैं। चार्ट बनाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग होता है? फाइल, न्यू, इंसर्ट या चार्ट? चार्ट बनाने के लिए हमें इंसर्ट का प्रयोग करना होता है। इंसर्ट में हमें एंटर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सेल की एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है? कमेंट दिखाता है, इंडिकेटर, पिक्चर या कुछ नहीं? तो इसका सही उत्तर है इंडिकेटर। इंडिकेटर हमें किसी सेल एंट्री के लिए दिए गए कमेंट स्क्रीन पर दिखाता है। अगला प्रश्न है, रो को छिपाने के लिए कौन कौन सी कमांड होती हैं? हाइड, हाइड्रो, रो या इनमें से कोई नहीं? तो यदि किसी रो को हाइड करना है तो उसके लिए ऑप्शन या कमांड अपने पास है, वो है हाइड्रो। सही आंसर इसका हाइड्रो है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। यदि आपने गलती से कोई स्लाइड डिलीट कर दी है तो उसे बहाल करने के लिए क्या करना चाहिए? यदि कोई स्लाइड डिलीट हो गई है तो देखिए, जब भी कोई हमसे कुछ गलत हो जाता है कंप्यूटर में या डॉक्यूमेंट में और हमें वो कंटेंट वापस चाहिए, तो हमारे पास ऑप्शन होता है अंडू बटन या कंट्रोल प्लस जेड दबाएं। तो इसका सही उत्तर कंट्रोल प्लस जेड बटन और अंडू बटन दबाएं, ये है। अगला प्रश्न है, मोशन पथ क्या है? ऑप्शन ए स्लाइड को बढ़ाने का एक तरीका, एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट का एक प्रकार, सी एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की विधि, या दिए गए सभी? देखिए, मोशन पथ वर्ड से ही हमें पता लग रहा है कि हमें इसको मूव करना है, यानी कि एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की एक टेक्निक है। अगला प्रश्न है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट है। ऑप्शन ए कस्टम ट्रांजिशन, बी स्लाइड ट्रांजिशन, सी कस्टम एनिमेशन या डी स्लाइड एनिमेशन? तो इसका है स्लाइड ट्रांजिशन। अगला प्रश्न लेते हैं जो कि पावर पॉइंट से रिलेटेड है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बंद करने के लिए क्या तरीका है? ऑप्शन ए फाइल टाइप पर क्लिक करें, क्लोज पर क्लिक करें। ऑप्शन बी है फाइल पावर पॉइंट के शीर्ष पर राइट साइड सबसे ऊपर छोर में उपलब्ध क्लोज ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन सी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का उपयोग कर सकते हैं, या दिए गए सभी? तो इसका उत्तर है दिए गए सभी, यानी कि उपरोक्त बताए गए तीनों तरीकों से हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बंद कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए ऑप्शन ए F1 को दबाना और स्लाइड शो मेन्यू से न्यू ऑप्शन को चुनना, दोनों से। बी है स्लाइड शो मेन्यू से रीच टाइम को चुनना। सी है स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन को चुनना और डी है F5 को दबाना। तो इसका सही उत्तर है ए F5 को दबाना और स्लाइड शो मेन्यू से न्यू ऑप्शन को चुनना, या दोनों तरीके से हम एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड बदलने का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बैकग्राउंड स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड फिल इफेक्ट बदलना। ऑप्शन बी है स्लाइड के पीछे पिक्चर या क्लिप आर्ट इंसर्ट करना। सी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक पिक्चर या चित्र का बैकग्राउंड लगाना, या दिए गए सभी? तो इसका सही उत्तर है दिए गए सभी। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन के बैकग्राउंड बदलने के सभी ऑप्शंस अपने पास हैं, यानी कि हम प्रेजेंटेशन के बैकग्राउंड में ये सभी चीज़ों को बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं? तो आपको पता है कि वर्ड इसमें इंसर्ट आ रहा है, और हम जब भी वर्ड में काम करते हैं तो पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स से चार्ट को हम इंसर्ट ऑप्शन में जाकर इंसर्ट करते हैं। तो सही आंसर इसका इंसर्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? ऑप्शन है प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, स्लाइड ऑप्शन ऐड करना, आउटलाइन व्यू, या स्लाइड लेआउट विकल्प? तो देखिए, इसका सही उत्तर है प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट।
अगला प्रश्न लेते हैं। एनिमेशन टैब में 4 कंट्रोल ग्रुप कौन से हैं? एनिमेशन टैब में 4 कंट्रोल ग्रुप जो हैं वो हैं प्रीव्यू, एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन और टाइमिंग। ये 4 होते हैं। अगला प्रश्न है अपना, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक किस के उपयोग हेतु यूज किए जाते हैं? ऑप्शन ए है अपने पास स्लाइड को सेव करने हेतु, बी है न्यू स्लाइड बनाने हेतु, सी जानकारी डाटा सूचना को चित्र ग्राफ्स एनिमेशन आकृतियों के द्वारा दर्शाने हेतु, या ऑप्शन डी स्लाइड को डिलीट करने हेतु। तो देखिए इसका है जानकारियों डाटा सूचना को चित्र ग्राफ एनिमेशन और आकृति के द्वारा दर्शाने हेतु काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, आपका नाम, जन्म तिथि, पिन इत्यादि। तो इसका 4 ऑप्शन है, पासवर्ड अटैक, बी मेल वायरिंग, सी डिनायल ऑफ सर्विसेज और डी फिशिंग अटैक। तो सही आंसर इसका फिशिंग अटैक। जब भी कभी फिशिंग अटैक होता है तो आपकी जानकारी इसमें मांगी जाती है, जैसे पासवर्ड, नाम या जन्म तिथि और पिन आदि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेलवेयर कार्य नहीं है? तो मेलवेयर का कार्य कौन सा नहीं है? इसमें है ऑप्शन ए कंप्यूटर से डाटा को नष्ट करना, बी कंप्यूटर डाटा को चोरी करना, सी उपरोक्त में से कोई नहीं, या डी कंप्यूटर से डाटा को रिकवर करना। देखिए मेलवेयर जो है वो एक वायरस है, और वायरस जो है वो कंप्यूटर से डाटा को रिकवर नहीं करता बल्कि डाटा को नष्ट कर देता है, या डाटा को नष्ट कर देता है आपके। इसलिए सही उत्तर है कंप्यूटर से डाटा को रिकवर करने का काम मेलवेयर नहीं करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है? टार्जन हॉर्स, स्पाईवेयर, वायरस या एंटीवायरस। तो इसका सही उत्तर है एंटीवायरस। मेलवेयर खुद एक वायरस है और एंटीवायरस वायरस को कंट्रोल करने का एक सॉफ्टवेयर है, इसलिए ये मेलवेयर का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है? फिशिंग, सेशन हाईजैक, उपरोक्त सभी, या डीएनएस पॉइजनिंग। तो इसका सही उत्तर है डीएनएस पॉइजनिंग। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन से साइबर अटैक के प्रकार हैं? ब्राउजिंग, सर्चिंग, फिशिंग या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर फिशिंग है। देखिए ब्राउजिंग नेट पे सर्च, नेट यूज करना, सर्चिंग कुछ सर्च करना, और इसमें फिशिंग जो है वो साइबर अटैक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा साइबर अटैक है? पासवर्ड अटैक, फिशिंग, टार्जन हॉर्स या उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी, यानी कि ये पासवर्ड अटैक, फिशिंग और टार्जन हॉर्स सारे साइबर अटैक हैं। अगला लेते हैं, यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें यूजर अकाउंट के लिए देखिए यूजर अकाउंट 2 प्रकार के हैं, स्टैंडर्ड अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट। ये 2 प्रकार के यूजर अकाउंट है। दोस्तों ये 101 प्रश्न मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं जो बताए हैं, और ये प्रश्न आप जरूर करें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, और इस बार भी इनके पूछे जाने की संभावनाएं 100% है। तो यदि आपको RCET एग्जाम में सफल होना है तो इन 101 प्रश्न को आप जरूर सुने और इनको याद भी करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।